दोस्तों, आज हम कक्षा 9 का गणित भाग 1 का अभ्यास 1.2 का हल बहुत ही सरल तरीके से हल करने वाला हूँ। आप लोग दोस्तों बिना समय गवाए चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का हल। तो पहला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है जो देखिए, यहाँ हम समय ज़्यादा व्यतीत न करने के लिए क्वेश्चन को पहले से लिख रखा हूँ। इसीलिए चलिए यहाँ देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे जो भी कथन दिए गए हैं वो गलत है या सही है, इसका कारण बताना है आपको कि ये जो उत्तर सही है या गलत, और सही गलत के कारण क्या है उसके बारे में बोलना है। तो पहला जो आपसे पूछा जा रहा है कि वो प्रश्न है आपका कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें देखिए, इसको हम बताते हैं आपको कि परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ देखिए, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या का उदाहरण क्या चीज है? वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या आ जाती है? वास्तविक संख्या में आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी आ जाती है और आपका परिमेय संख्या भी आ जाती है ना? परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्या में जो है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में कौन कौन आ गया? अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का परिवार आ गया और परिमेय संख्या का परिवार आ गया परिमेय संख्या में। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या, हाँ हाँ है। क्या है? प्रत्येक अपरिमेय क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इसको उत्तर हम किस ढंग से लिखेंगे? जो देखिए यहाँ लिख देंगे उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिख के हम लिखते हैं, उत्तर लिख के यहाँ हम लिखेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। पहले क्या लिखेंगे? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। लिख के उसके बाद यहाँ लिख देंगे सत्य। क्या लिख देंगे? सत्य या सही है। अब उसका कारण पूछ रहा है तो यहाँ लिख देंगे कारण। कारण, कारण लिख के उसके बाद यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी आती है। यानी इसको लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या बराबर, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और जोड़ अपरिमेय संख्या। इस तरह से आप समझ गए ना? इस तरह से आपका पहला का सोल्व हो चुका है। अब दूसरा में चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपको कह रहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ आपको दर्शाना क्या चीज है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है आपका यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। रूट एम मतलब वर्गमूल के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ आप ले लीजिए संख्या रेखा, ये हो गया, ये आपका क्या हो गया? संख्या रेखा हो गया। ये आपका जीरो से दर्शाते हैं, सो इधर 1 2
3 4 इस तरह से दर्शाते हैं, और इधर दर्शाते हैं -1 -2 -3 -4 इस तरह से। तो यहाँ कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में होना चाहिए। क्या यहाँ देखिए, जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो m जहां एक प्राकृत संख्या है, तो m प्राकृत संख्या सिर्फ धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। और इधर ऋणात्मक भी आता है। क्या आता है? इधर ऋणात्मक। तो ये सिर्फ धनात्मक की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा? धनात्मक की बात कर रहा है, और इधर ऋणात्मक भी है। तो ये संभव है? संभव नहीं है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है। उसके बाद क्या कहता है? रूट। संभव है कि सब जगह रूट ही है। रूट जहां रूट का मान आएगा वही ना रूट होगा। जहां रूट का मान नहीं आएगा वहां रूट थोड़े होगा। यह असंभव है। यह क्या है? असंभव है। तो ये क्या आपका हो जाएगा? ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसका उत्तर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज? उत्तर लिख देंगे। उत्तर लिख के उसके बाद हम आपको यहां लिखेंगे क्या चीज? कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या प्रत्येक बिंदु है जी? रूट एम है, करनी एम, रूट एम के रूप का होता है। के रूप का होता है ना? क्या लिखेंगे? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। जहां क्या चीज दिया हुआ है जी? जहां दिया हुआ है एम एक प्राकृत संख्या है। क्या दिया हुआ है? एम एक प्राकृत संख्या है। है ना? एम एक प्राकृत संख्या। अब ये सत्य है कि नहीं? तो ये इसमें जो भी संख्या आएगा धनात्मक ऋणात्मक दोनों ना आएगा। और ये भी संभव नहीं है कि आपको रूट हर जगह पर आएगा। ये तो असंभव वाली बात हुई। तो इसको क्या लिखेंगे? यह असत्य है। क्या लिखेंगे इसको? असत्य। अब यहाँ कारण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कारण। कौन कारण असत्य है? कारण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पर संख्या रेखा पर दोनों धन ऋणात्मक भी आता है। इसमें क्या आता है? ऋणात्मक भी आता है, एवं और क्या आता है जी? धनात्मक भी आता है। क्या आता है? धनात्मक भी आता है। धनात्मक संख्याएं होती है। ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती है। लेकिन परंतु यहां क्या दिया हुआ है? परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो। क्या हो? एक वर्गमूल संख्या हो। एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है ना? इस तरह से आपका दूसरा बन गया। अब चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन में जो आपको कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में किस किस का ग्रुप आ जाता है? जो देखिए, वास्तविक संख्या में आपको इसके पहले भी बता चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं। वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या का ग्रुप आ गया, परिमेय संख्या का ग्रुप आ गया, और अपरिमेय संख्या का आ गया, और दूसरा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ गया। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये जो वास्तविक संख्या है, ये सारी की सारी संख्या इसमें आएगा। ये जो कह रहा कि वास्तविक संख्या की सारी संख्या अपरिमेय, पहले तो हम जाने कि क्या चीज? वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या है जो अपरिमेय संख्या का कुल है। आप यहाँ जो है आपको बतला रहा क्या चीज? कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या का टोटल परिवार शामिल है। अपरिमेय संख्या का टोटल परिवार शामिल है, और परिमेय संख्या का टोटल परिवार शामिल है। परिमेय संख्या का मतलब परिमेय संख्या के जितने भी सदस्य टोटल वास्तविक संख्या में है, और अपरिमेय संख्या के टोटल भी सदस्य हैं जो वास्तविक संख्या में। अगर आपसे पूछा जाए कि अपरिमेय संख्या में
वास्तविक संख्या का टोटल परिवार है जी, तो क्या जवाब होगा? नहीं। क्या होगा? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या का परिवार अपरमेय में नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में और भी परिवार शामिल हैं, जिसमें परिमेय संख्या भी आता है। ये परिमेय संख्या भी आता है जो अपरमेय संख्या में मौजूद नहीं है ना। तो इसको हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ जो हम लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या लिख देंगे? उत्तर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? उत्तर। उत्तर लिख के इसको हम लिखेंगे कि प्रत्येक, क्या लिखेंगे? प्रत्येक वास्तविक संख्या, यहाँ लिखा हुआ है ना जी, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। ये लिखा हुआ है। तो ये क्या चीज है? अभी हम आपको बतलाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों होता है ना। तो इसमें वास्तविक संख्या में अपरमेय संख्या तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन परमेय संख्या कहाँ से लाएगा? तो ये जो बोल रहा है कथन, वह असत्य है। क्या है? वह असत्य है, वह गलत है। क्या है? गलत। अब यहाँ कारण भी हम दर्शा देते हैं। कारण में लिख दीजिए। कारण में लिख देंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में, क्या लिख देंगे? वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, अभी बताए, अपरिमेय संख्याएं दोनों होती है। क्या होती है? दोनों होती है। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है ना। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इस तरह से लिख देंगे कि यहाँ क्या पूछ रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या का परमेय संख्या होती है, तो असत्य है। इसका कारण लिख दिए कि परमेय और अपरमेय दोनों संख्या होती है वास्तविक में। यहाँ अपरमेय है पर परमेय नहीं है ना। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा कि क्वेश्चन दूसरा जो है आपका कह रहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? सभी धनात्मक मतलब धन जो भी आपका प्राकृत संख्या में आता है, जितना भी संख्या पूर्णांक जो है प्राकृत संख्या में, जितना भी पूर्णांक आता है उसका वर्गमूल जो है अपरमेय संख्या होती है, आदि नहीं। अगर बोल रहा होती है तो ठीक है, आदि नहीं होती है तो ऐसी संख्याओं के वर्गमूल के कुछ उदाहरण देकर बताइए जो एक परमेय है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? उत्तर यहाँ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तर। उत्तर लिख के हम क्या लिखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते। परमेय भी नहीं होता है जी। अपरमेय खाली कैसे हो जाएगा? अपरमेय नहीं होते हैं। अब यहाँ कह रहा है आदि नहीं होते हैं, तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का उदाहरण लेते हैं। आप यहाँ देखिए, हम 9 तक के लिए आप 2 से 11 तक, 10 से 15 तक, 15 से 25 तक के किसी भी संख्या का आप ले सकते हैं उदाहरण। समझ गए ना? 11 से 20 तक के या 20 से 25 तक के, 30 से 35 तक के, जहां से आपका इच्छा उदाहरण ले सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 से 90 तक के उदाहरण लेंगे। किसी भी 10 संख्या 9 संख्या का आप उदाहरण ले सकते हैं।
तो उदाहरण लेते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले 1 के रूट लेंगे। रूट 1 का जो हम लेते हैं तो 1 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या होगा जी, है पता? ये आपका हो जाएगा रूट 1 को जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ये 1 क्या है, परिमेय संख्या। 1 क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। रूट 2 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, रूट 2। ये रूट 2 रहेगा, ये नहीं टूटेगा। ये रूट 2 जब रहता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये रूट 2 अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ रूट 3 का जो हम निकालेंगे तो ये निकलेगा, रूट 3 का नहीं निकलेगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, रूट 3 ही लिखा जाएगा। तो रूट 3 को हम क्या लिखेंगे, रूट 3। ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। हम यहाँ रूट 4 को लेंगे। रूट 4 को लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूट 2 गुने 2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या आपका हो गया जी, ये आपका परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब यहां लिखेंगे रूट 5 है। रूट 5 को रूट 5 में रहेगा, इसका मान भी रूट 5 आवेगा। तो रूट 5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ये सारी संख्या को लिखना होगा आपको, तब आपको मतलब नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा नंबर, ठीक ना। ये सारी संख्या को लिख करके इस तरह से दर्शाना होगा कि रूट 6 बराबर रूट 2 गुने 3, यानी रूट 6 भी जो है क्या है, आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि रूट 2 भी अपरिमेय संख्या, रूट 3 भी अपरिमेय संख्या, तो रूट 6 भी अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। रूट 7, तो रूट 7 भी रूट 7 को टूटबे नहीं करेगा ये, तो रूट 7 ही आवेगा। तो रूट 7 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, अपरिमेय संख्या। अब रूट 8 हो गया। रूट क्या हो गया, 8 हो गया। रूट 8 को हम जब लिखेंगे तो 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4, जो हो जाएगा, एक तो 2 निकल जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 करनी रूट 2, है ना। यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये भी क्या हो गया, अपरि ये रूट 2 का भी हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अब रूट 9 है, कितना है, रूट 9 है। रूट 9 को जब हम लिखेंगे तो 3 गुने 3 लिखेंगे, है ना। 3 गुने 3 लिखेंगे तो ये सिर्फ 3 रह जाएगा, है ना। ये 3 रह जाएगा तो ये 3 क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब आप इस तरह से क्या देखें कि इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, तो लिखेंगे कि उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब ऊपर जितने भी लिखे हुए हैं, उपर्युक्त उदाहरण जो दिए हैं, हम उदाहरण है ना जी, ये सारा क्या है, उदाहरण है। तो लिखेंगे उपर्युक्त उदाहरण से हम देखते हैं, उपर्युक्त उदाहरण, उदाहरण से हम देखते हैं, क्या देखते हैं, देखते हैं कि 1 4, देखिए एक परमेय है और यह परमेय अपरमेय, दो परमेय, 4 जो हो गया आपका परमेय हो गया, और आपका परमेय 9 हो गया, है ना। और 9 की वर्गमूल क्रमशः, मतलब 1 का कितना आया जी, 1 का 1 आया। 4 का कितना आया जी, 4 का 2 आया। और 9 का कितना आया जी, और 9 का 3 है, जो क्या है जी, परिमेय संख्या है। जो क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया। चलिए चौथा क्वेश्चन, इसमें आपको क्या कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ना। तो रूट 5 को निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे और स्केल से पहले संख्या रेखा को निरूपित करेंगे, है ना।
तो हम संख्या रेखा को निरूपित कर रहे हैं। आप लोग औजार से कर लीजिएगा, उसमें चांद और जो स्केल आपका रहेगा उसके मार्फत से आप अपना बना लीजिएगा। हम आपको अंदाज से ही बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। हमारे पास एक स्केल है, स्केल के माध्यम से हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसके इसके पहले हमको संख्या रेखा निरूपित करना। क्या करना? संख्या रेखा निरूपित करना। तो हम संख्या रेखा निरूपित कर लेंगे। संख्या रेखा निरूपित करेंगे। ये देखिए, इधर इंच होता है, इधर सेंटीमीटर है, इधर क्या है? सेंटीमीटर है, और इधर इंच है। तो बड़ा इंच होता है, इसलिए हम इंच का, आप भी इंच का ही यूज कीजिए, है ना। और कट पेंसिल से यूज कीजिए। हम तो आपको मोटा मोटा उगने के लिए हम आपको कलम से ही बता रहे हैं, है ना, कि इससे मोटी मोटी लकीर खिंचाएगी और आपको समझ ज्यादा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? हम आपको इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ से, जब हम यहाँ से पहले संख्या रेखा खींच लेंगे, संख्या रेखा खींच लिए, उसके बाद एक एक पॉइंट पर हम आपको इसको दर्शा देंगे इकाई। यहाँ जहां जहां है हम आपको दर्शा रहे हैं। इस तरह से आप को दर्शा देना है। इस तरह से आपको दर्शा देना है, और दर्शाने के बाद इसका नामांकन कर देना। क्या कर देना? नामांकन कर देना, है ना। तो सबसे पहले इधर मान लिया जाए 4 से लिखिए, ज्यादा नहीं तो ऐसे 2 से भी 4 लिख दिए, 3 लिख दिए, 2 लिख दिए, 1 लिख दिए, 0 लिख दिए। इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर -3 हो गया, इधर -4 हो गया। ये जीरो को हम ओ भी मानते हैं, ये जीरो भी इसको मानते हैं और ओ भी मानते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या चीज? कि जी ओ ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? एक इकाई हो जाएगा। लिख देंगे इसको, एक इकाई हो गया। ओ ई बराबर क्या हो गया? एक इकाई। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? एक इकाई है। कितना अंतर है जी? एक इकाई, है ना। और यहाँ इसीलिए ये क्या हो गया? ओ। ये क्या हो गया? ए हो गया। ये क्या हो गया? ए। तो इसको क्या लिखेंगे? ए। अब यहाँ लिखेंगे ओ ए बराबर भी एक इकाई। यहाँ हमको लिख देना है। इस तरह से हम लिख देंगे कि ओ ए की एक इकाई। और अब यहाँ देखिए, ओ ई की एक इकाई लिख दिए ना। अब यहाँ हमको क्या करना है? 90 डिग्री का कोण लेना है। तो आप यहाँ चांद रखिएगा, और चांद का पॉइंट जहां जाएगा वहां स्केल खींच दीजिएगा, वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। हम अंदाज से आपका ले लेते हैं 90 डिग्री का कोण, है ना। तो इस तरह से हम 90 डिग्री का कोण ले लेंगे। ये हो गया आपका 90 डिग्री का कोण। तो इसको हम लिख देंगे क्या चीज? यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। क्या लिख देंगे? 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक ना। और ये भी एक इकाई होगा। अब ये दोनों ओ और ये जहां मिलेगा, जहां मिला देंगे, है ना। ये जहां मिलता है, जहां हम मिला देते हैं। ये मिल गया। ये भी एक इकाई है। ये बी इसका नाम रख देंगे। क्या रख देंगे? बी रख देंगे। और इसका भी इकाई एक ही है। तो यहाँ लिखेंगे कि ओ ए बराबर एक इकाई, और ए बी बराबर भी, ए बी बराबर क्या लिखेंगे? एक इकाई। ए बी बराबर भी लिखेंगे एक इकाई। अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि समकोण समकोण त्रिभुज ए ओ बी। कौन कौन समकोण त्रिभुज हो गया? ए ओ बी। एक समकोण त्रिभुज हो गया में किसके प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ कौमा दे के लिख देंगे कि पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ हमको पाइथागोरस प्रमेय से लिख के क्या लिखना है? क्या निकालना है हमको? ओ बी स्क्वायर निकालना है। यहाँ देख लीजिए, ये हमको नहीं निकला हुआ है जी। तो इसको निकालेंगे तो लिखेंगे क्या चीज? कि ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। ओ बी स्क्वायर प्लस
AB², है ना। अब यहाँ इसको लिख दीजिए, OB² प्लस AB²। अब हमको या यहाँ लिखेंगे क्या चीज, या OB² इजकल टू OB² इजकल टू OA AB, यहाँ OA AB, सॉरी, यहाँ ये दिया हुआ है, ये 1 इकाई ये दिया हुआ है, OA दिया हुआ है, तो OA इसको लिखेंगे, लिख OA² हो गया कितना, OA बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1² प्लस AB कितना है जी, 1² है, ये भी 1² लिखेंगे। देख लीजिए, OA दिया हुआ है, OA कितना है 1 सेंटीमीटर, और AB कितना है 1 सेंटीमीटर। या लिखेंगे OB² इजकल टू OB² इजकल टू 1² है, 1² 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। या OB हमको निकालना है, तो इधर अब यहाँ रूट में है तो ये पट्टी रूट में आ जाएगा, तो √2 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ √2 हो गया, तो इसको जो हम दर्शावेंगे, ये आपको हम यहाँ फिर क्या लिखेंगे, इसको अब दर्शा के यहाँ लिखेंगे √2। क्या लिखेंगे जी, √2। इसको क्या लिखेंगे, √2। ये आपका हो गया, यानी OB बराबर कितना हो गया, √2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे इसको, और फिर यहां से हम क्या खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण खींचेंगे। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण खींचेंगे। तो यहां से हम फिर 90 डिग्री का कोण खींच लिए। अब 90 डिग्री का कोण खींच लिए चांद के मार्का से, और फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। जहां मिलेगा हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, यहां देखिए, अब मिला दिए, इसको समझिएगा। ये आपका क्या था, A था, B था, ये क्या आपका हो गया, C, इसका नाम धर देंगे। क्या नाम धरेंगे, C। और ये भी 1 इकाई होगा, कितना होगा, 1 इकाई होगा, ठीक ना। अब हम क्या निकालना है, हमको OC निकालना है। क्या निकालना है, OC, है ना। OB बराबर दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है, OC निकालना है। क्या निकालना है, OC निकालना है। तो यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब इस तरह से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हम आपको बतलाते हैं, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, OB², कौन, समकोण त्रिभुज OBC में, OBC या BOC में, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां लिखिए BOC में, BOC में त्रिभुज कौन है, BOC में। तो BOC में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, सब में इसको लिख दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। इसको थोड़ा सा लिखना जरूरी है, समझ गए ना। ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, कि अब आपको क्या निकालना है, OC²। क्या निकालना है, OC² निकालना है। तो OC² जब हम निकालेंगे, तो क्या, OB दिया हुआ है, अब BC दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या चीज, कि OB² जोड़ BC², OB² जोड़ BC²। अब यहां लिखेंगे, या OC² बराबर √2, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, √2² प्लस BC बराबर 1², है ना। या OC बराबर, यहाँ हो जाएगा √2 के 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या OC बराबर यहाँ कितना है, OC बराबर कितना, √3 हो जाएगा। ये जब आवेगा इधर तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब हमको जो यहाँ है दिखाया हुआ, कि OC निकालना था। क्या निकालना था, OC निकालना था। तो OC हमारा कितना हो गया जी, √3 हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे, √3। ये OC क्या हो गया, √3 हो गया, है ना। अब फिर हमको 90 डिग्री का कोण लेना है। कितना लेना है, 90 डिग्री का कोण लेना है। तो चांद के सहायता से हम 90 डिग्री का कोण ले लेंगे, ठीक ना।
90 डिग्री का कोण हम चांद के सहायता से फिर ले लेंगे। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। फिर जीरो से हम इसको मिला देंगे, जहां मिलेगा इसको जीरो से मिला देंगे। ये जीरो से मिला दिए। अब ये सी था तो यहां हम लिखेंगे क्या चीज, डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। ठीक ना, इसको समझिएगा। यहाँ डी लिखे और ये भी एक ही इकाई होगा। ये कितना हो जाएगा, एक ही इकाई होगा। अब हमको निकालना है ओ डी। क्या निकालना है, ओ डी, जिसमें ओ सी दिया हुआ है √3। ओ सी कितना है, √3 आया है, और सी डी कितना है, 1 है। तो हम निकाल लेंगे आराम से इसको। अब निकालिए। अब क्या लिखेंगे हम कि अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, यहां देखिए समकोण त्रिभुज किससे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज हमको क्या निकालना है, सीओडी से। किससे, समकोण त्रिभुज सीओडी से। तो हम यहां लिखेंगे, अब आपको क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज सीओडी से, सीओडी से, सीओडी से। फिर क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये लिखने के बाद अब हमको निकालना क्या चीज है, ओडी निकालना था। क्या निकालना था जी, यहाँ देखिए, यहाँ आपको हमको क्या निकालना है, ओडी निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे, क्या चीज लिख देंगे कि ओडी स्क्वायर बराबर, ओडी, ओडी स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ओ, यहाँ देखिए, ओसी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर और डीसी स्क्वायर, डीसी स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो ओसी में कितना है जी, ओसी में √3 है, और डीसी में कितना है, 1 है। ओसी में कितना है, √3, और डीसी में 1। देखिएगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ओडी स्क्वायर बराबर, ओसी में कितना था, ओसी में √3 था। ओसी में कितना था जी, √3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √3 स्क्वायर और प्लस डीसी में कितना था जी, 1 स्क्वायर। ठीक ना। अब यहाँ लिख देंगे ओडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर बराबर √3। तो √3 को जब हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। अब ओडी बराबर क्या हो जाएगा, √4 = 2 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ओडी कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको सिर्फ 2 लिखेंगे, √2 नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक ना। ये आपका ओडी आ गया ना। अब ओडी आने के, ओडी में कितना हो गया, ओडी आ गया आपको कितना, 2 आ गया, है ना। अब आपको कितना निकालना है, आपको √5 निकालना है। क्या निकालना है, √5 निकालना है। तो फिर यहाँ से हम 90 डिग्री का स्केल लेके करेंगे, है ना। तो हम 90 डिग्री का फिर यहाँ से स्केल लेते हैं। क्या करेंगे, 90 डिग्री का यहाँ से फिर लेंगे हम, 90 डिग्री का फिर स्केल लेते हैं। अब यहाँ देखिए, 90 डिग्री के लेने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ से 90 डिग्री लेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री का लेंगे। चलिए यहाँ से 90 डिग्री का हम ले लेते हैं, चांद की सहायता से ले लीजिएगा। फिर जहां मिलेगा वहां हम जीरो से मिला देंगे, है ना। इसको केंद्रित कर देंगे, इस तरह से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, ये भी एक इकाई हो गया। ये क्या हो गया, एक इकाई हो गया। और ये डी न था जी, ये डी था। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ ए बी सी डी। अब ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो गया। ठीक ना, ये आपका ई हो गया। अब हमको निकालना है ओ ई निकालना है, ओ ई निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओ ई निकालना है। ओ डी बराबर कितना, 2 है, डी ई बराबर 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसी जगह हम आपको अगला बनाते हैं। यहाँ लिख देते हैं आपको, यहाँ अब हमको क्या निकालना है। अब हमको इसके बाद जो यहाँ तक निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ हम आपको समकोण त्रिभुज सीओ डी में निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है क्या चीज, समकोण त्रिभुज ओडी, ओडी निकालना, ओई। क्या निकालना है, ओई निकालना है। क्या निकालना है, ओई, है ना। तो अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब हमको क्या करना है
निकालना है ओ ई। क्या निकालना है? ओ ई निकालना है, जिसमें से हमको ओ डी दिया हुआ है कितना 2 और डी ई कितना दिया हुआ 1। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डीओई में, डीओई में, समकोण त्रिभुज डीओई में। अब इतना देके पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। समकोण त्रिभुज डीओई में पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमको निकालना क्या चीज है? ओ ई निकालना है। क्या निकालना है? ओ ई। तो यहां लिखेंगे ओ ई स्क्वायर बराबर, ओ ई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, डी ई स्क्वायर जोड़ क्या लिखेंगे? डी ई स्क्वायर। ठीक ना। तो ओ ई स्क्वायर, ओ ई या ओ ई स्क्वायर बराबर ओ डी कितना है जी? ओ डी कितना है? 2 है, तो यहां लिख देंगे 2 स्क्वायर। क्या लिख देंगे? 2 स्क्वायर। और डी ई कितना है? 1 स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1 स्क्वायर। या ओ ई बराबर कितना हो गया? 2 दूनी 4, आई कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ ये स्क्वायर है, तो या ओ ई बराबर क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो √5 हो गया। क्या हो गया? √5। तो यहाँ क्या लिख देंगे? √5। इसको √5 दे देंगे, है ना। चलिए इसको √5 दे देते हैं। इसको इस तरह से आप √5 दे देंगे। ये आपको √5 हो गया। अब आपको क्या काम करना है यहाँ, कि अब ओ को केंद्र मानकर, अब आपको यहां तक हो गया ना। अब आपको क्या काम करना है, थोड़ा सा देखिए कि ओ को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे। क्या खींचेंगे? ओ ई से एक चाप खींचेंगे इस तरह से। समझ गए ना। ओ ई से एक क्या खींचेंगे? चाप खींचेंगे। तो चलिए ओ ई से हम कलमे के माध्यम से हम आपको चाप खींच करके बतलाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा किस तरह से चाप खींचना है। तो इसको देखिए आप, चाप आपको किस तरह से खींचाएगा। यहां से हम लेंगे चाप, यहां से चाप हम लेते हैं, तो इधर इस तरह से हम लेंगे, है ना। इधर से चाप लेंगे इस तरह से, इधर से चाप इस तरह से आएगा, इधर से ऐसे आते 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 आपको यहाँ कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। और ये जो कट जाएगा यही आपका रूट क्या होगा? √5 होगा। और ये आपका ई है, तो इसको एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। कहाँ कटा जी? एफ पर कटा, है ना। तो इसको लिखेंगे यहाँ। क्या लिखेंगे? इस तरह से आपका ये बन के तो थ्योरी तैयार हो गया। इसको आप अथी से काट लीजिएगा, और उसके बाद इस तरह से आप यहाँ लिख दीजिएगा। क्या लिख देना है आपको? कि ओ ई बराबर, ओ ई बराबर √5। और लिख देंगे यहाँ जो काम किए हैं उसको लिख देंगे कि अब ओ को केंद्र ओ ई के त्रिज्या मानकर, ओ ई के त्रिज्या माने ना जी, ओ ई के त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को ओ एफ पर आके प्रतिच्छेद करती है ना जी। ओ एफ पर क्या करती है? काटती है, प्रतिच्छेद करती है। ओ एफ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। जहां ओ ई बराबर ओ एफ के बराबर है ना। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्व हो चुका है। इसको आप अच्छी ढंग से समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए। जो समझ में आता है वो भी बच्चे कमेंट करें, और जिनको ना समझ में आता है वो भी कमेंट करें। जो कमेंट करेंगे उनके लिए मैं आपका इस तरह से, जो उसमें दिल रहेगा उसको हम लाइक करके आपको जरूर हम भेजेंगे। समझ गए ना। तो आप कमेंट जरूर करना, भेजिए, करना
ज़रूर कीजिए और जितने दोस्तों को हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।